नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और वो भी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने इसका बेसिक समझ चुके हैं। देखिए भाई, इस चैप्टर में ओवरऑल हमें क्या पढ़ना है ना, क्या बोलना चाह रहा, कौन सी मेथड पढ़ना चाह रहे हैं हम इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी हो चुके हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हो चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब हो चुके हैं ना, 3 एग्जाम्पल थे इसमें, तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें अलग अलग पार्ट है, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग पार्ट है, सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सर एक तो बन गया, तो ऐसे तो बाकी के भी बनाना है। हाँ, अगर आप बना सकते तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद बना के देखिए। और नहीं बना सकते तो चारों पार्ट एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना। गारंटेड आपसे बनेंगे, ये मेरी गारंटी है बस। और फिर भी अगर न बने तो आपको बेसिक देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसिक में हमने बिल्कुल 0 लेवल से कवर किया है और टारगेट है कि हर बच्चा 100% कवर करे और एग्जाम में 100% लाए, मैथ्स सब्जेक्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए फिर से और एक बार, यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात की है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और चारों पार्ट, इसके जो चारों पार्ट रहेंगे ना, चारों में यही बात की है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ऐसी ही बात की है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को और एक बार समझ ले। हालांकि हम समझ चुके हैं, 2-3 बार समझ चुके हैं इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी और एक बार हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास में 2 इक्वेशन रहेगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, हाँ ठीक है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है। बड़ा सिंपल सा काम है, जिसमें कांस्टेंट होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर x से x है ना, तो x के कोफिशिएंट कौन हो गए, a1 और a2। y के कोफिशिएंट कौन हो गए, b1 और b2, और कांस्टेंट टर्म कौन हो गई, ये वाली। याद रहे कि कोई भी क्वेश्चन दिया है तो ये जो कांस्टेंट है ना, दोनों इक्वेशन में या तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। बाय चांस जैसे अगर मान लिया जाए ऐसा दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 5x माइनस 7y इज इक्वल टू -11, या ऐसा दे दिया -11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चा गड़बड़ करता है एग्जाम में। देखिए एक से तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना, y भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ है। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, एक राइट हैंड साइड में है और दूसरे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप क्या करो, या तो दोनों को राइट हैंड साइड कर दो या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड कर दो। कहने का मतलब इसको राइट हैंड साइड कर देंगे या तो फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, दोनों एक ही साइड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी तो मैं मान लेता हूँ कि इस साइड है। आपको क्या करना है, a1 डिवाइडेड बाई a2 करना है, मतलब एक से के कोफिशिएंट को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। b1 डिवाइडेड बाई b2 करना है और c1 डिवाइडेड बाई c2 करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3, ऐसे 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बोलता है, ये दोनों अगर नॉट इक्वल है, और C1 C2 की बात ही नहीं है, C1 C2 चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों नॉट इक्वल है तो इसकी जो लाइन्स जाएंगी ना, ग्राफ जो बनाएंगे ना, तो 2 लाइन बनेगी, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये गारंटी है। आएगा समझ में? कितना सिंपल काम है कि भाई एक से के जो कोफिशिएंट रहेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, कर दिया, इसको इससे डिवाइड करो, कर दिया, मतलब y के कोफिशिएंट को b1 डिवाइडेड बाई b2। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ये गारंटी रहेगी कि ये दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा।
और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन, ओनली वन भी बोल सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। आई क्या बात समझ में? अब इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही ना, वो वाला आंसर है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरा केस, अगर ऐसा नहीं हुआ बाय चांस, या तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि ए और ये इक्वल है और ये भी ये इक्वल है। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन एक ही है। दोनों इक्वेशन क्या एक ही है। तो ये गारंटी है कि जब आप इसकी लाइन बनाओगे तो दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। ऐसी एक लाइन गई, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी, फिक्स। और ऐसे केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेनी सॉल्यूशन। तो ये दो केस में सॉल्यूशन होते हैं। और अगर मान लिया जाए ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो इस केस में बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो लाइनें जाएगी ना, एक लाइन गई और दूसरी लाइन गई, दोनों कैसी रहेगी? बिल्कुल रेल के पटरी के जैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही? क्या नहीं कर रही। और जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, अरे जो सॉल्यूशन होता है वो ना, वो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे तो ये आंसर है। ये कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रही थी सेकेंड वाली? अरे कई पॉइंट पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ये तो इनफाइनाइट तक जा रही ना। तो हर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और जब हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। और जब दोनों लाइन पैरेलल रहेगी तो पैरेलल के केस में क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। याद रहे कि ये दोनों केस में क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और इस केस में हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कहने का मतलब जब भी कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और जब पैरेलल लाइन बनेगी, मतलब इनकंसिस्टेंट रहेगा, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता। आई ना बात समझ में? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आपको ये देखना है कि इस केस का क्वेश्चन या इस केस का क्वेश्चन रहेगा तो ही ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए, ये वाली बातें मेरे ख्याल से आपने नोट पहले भी कर ली होगी। ये थर्ड केस है, ये पहले भी आपने नोट कर ली होगी, और नहीं की पहले और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको समझाया था। और आप शुरू से अगर देखते आ रहे वीडियो को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। अरे होगी नहीं प्रॉब्लम, आज तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई। बस शर्त यह है कि आप एक तरफ से देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए। मतलब सारी चीज़ें प्रूफ के साथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब बच्चों को समझ में आता है। बस शर्त यह है कि जो बच्चा स्किप करके देखेगा उसको नहीं आएगा समझ में। तो मैथ्स है भाई, कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैथ्स को समझने में दिक्कत जाती है। हाँ ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ बोलते हैं कि हेयर क्या होगा? ये ऐसा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10।
देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, यहाँ पर भी क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, x का कोफिशिएंट। आप क्या करो कि इसको डिवाइड करो, ये 1 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर भी 1 को 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पर भी 5 को 10 से डिवाइड करो। मतलब ये हो जाएगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 और b1/b2 इज इक्वल टू कितना है 1/2 ही है, एंड c1/c2 इज इक्वल टू कितना है 5/10 और 5 से 1 टाइम और ये 2 टाइम तो कितना बचेगा 1/2। मतलब आपने ये देखा कि भैया a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सबकी वैल्यू जो है वो कितनी है 1/2 है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम सो a1/a2 दोनों तीनों की वैल्यू सेम है ना, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों की वैल्यू क्या है सेम है। और जब सेम है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हेंस बोथ लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट एंड हैव अ मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, मेनी सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा हो ना तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन क्या है एक ही है, तो केवल एक का ग्राफ बनाओ आप। अरे इसका ग्राफ बनाओगे और इसका ग्राफ बनाओगे, दोनों तो एक दूसरे के ऊपर से ही जाएगी ना, ये तो पहले ही पता चल गया आपको। तो ग्राफ केवल एक का बनाना है आपको, और जो ज़्यादा इजी लग रहा है उसका ग्राफ बनाओ। नाउ क्या करेंगे हम, इक्वेशन एक को ले लेंगे, कौन सी, ये वाली ज़्यादा इजी लग रही है, x + y = 5। तो y = कितना हो जाएगा 5 - x। मतलब क्या करो आप लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक वेरिएबल को रखो, मतलब y की वैल्यू x की टर्म में या x की वैल्यू y की टर्म में आपको निकालना है, ठीक है ना। x की वैल्यू y की टर्म में निकालना है या y की वैल्यू x की टर्म में आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू x की टर्म में निकाल दी है ना, y की वैल्यू x की टर्म में। अब आपको क्या करना है, इसके दो पार्टीशन करेंगे ये ऐसे, और इसके बाद वर्टिकली डिवाइड करना है हमें इसको 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, ठीक है। 4 पार्ट में, ये 1 ये 2 है ना, 3 लाइन खींचूंगा तो 4 पार्ट हो ही जाएगी इसके, ये हो गया। अब यहाँ लिखना है आपको x और यहाँ लिखना है y। अब इसको टेबल को फिल करना है हमें। देखिए y = कितना है 5 - x, कितना है 5 - x। x की वैल्यू कुछ भी रखो आपके हिसाब से, रेंडम कुछ भी रख दो। तो x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हाँ बहुत बढ़िया। अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूँ या 3 रख दूँ, x की जगह 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 5 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप सोचोगे कि सर 1 क्यों नहीं रखी, रख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी रख सकते, ठीक है। बस याद रहे कि 10 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना रखें, है ना, 10 12 तक भी रख सकते हैं आप। मतलब ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करने में तकलीफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर होता है 1 सेंटीमीटर का, तो ग्राफ पर दिखाने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। और x की वैल्यू जो भी रखोगे तो y की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी आना चाहिए, मतलब 10 12 के नीचे नीचे आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब क्या रखूँ मैं, 5 रख देता हूँ। x की वैल्यू क्या रखी मैंने 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, बस हो गया। 3 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ, है ना। और ग्राफ के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी लोग फेमिलियर हो गया। अरे ग्राफ से फेमिलियर है या नहीं है, मेरे ख्याल से फेमिलियर है ना। कैसे फेमिलियर है, आपको मालूम है कि हम चाहे किसी भी दुकान से ग्राफ पेपर परचेस किए करें, हमारे पास में ग्राफ पेपर ऐसे ही मिलेगा जिसमें 1 सेंटीमीटर, ये वाले जो ब्लॉक है ना, ये वाले जो ब्लॉक है ना सारे 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी। इसका मतलब 10 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं।
और इसके अंदर जो छोटी छोटी लाइनें होती है ना, ये वाली, ये 1 मिलीमीटर की होती है। आप चाहो तो स्केल लगा के देख लो ना, उसमें क्या है, मैंने बताया कि भैया ये जो डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। आप स्केल रख के देख लो कि 1 सेंटीमीटर का ही है क्या, कहीं सर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन भी हो जाता है और एक कन्फर्मेशन भी मिल जाती है आपको कि हाँ ये सही बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते। ये लाइन का अरेंजमेंट ऐसा रखना है कि ये सारी वैल्यूज को आप दिखा सको, ठीक है, ग्राफ पेपर पर। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि भैया ये एक्स एक्सिस होती है, तो जो ये ओरिजिन होता है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है ना, वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ से इधर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है, तो एक्स डैश हो गया। ये पॉजिटिव वाई और नीचे वाई डैश, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे हमें 5 तक ही दिखाना है मैक्सिमम, लेकिन ठीक है बना दिया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नेगेटिव तो वैल्यू भी नहीं आई है हमारे पास में, लेकिन ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। कहने का मतलब ऊपर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, बाकी इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, ऐसा। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू कितनी है, 5। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 5 कहाँ पर है, तो यहाँ से चलेंगे हम 1 2 3 4 5। तो क्या करो, एक छोटा सा डार्ट लगा और उसके आसपास सर्कल लगा दो ताकि वो डार्ट खो न जाए, मतलब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0,5। ये पॉइंटर का नाम भी लिखना है आपको। फिर उसके बाद में 3,2, एक्स में 3 1 2 3 और वाई में 2 पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा। तो आपको एक ऐसा छोटा सा डार्ट लगाना है और उसके आसपास सर्कल बना देना है, और इसका नाम लिखेंगे 3,2। और 5,0, एक्स में 5 और वाई में 0, 1 2 3 4 5 और वाई में 0। ये, और याद रहे कि 3 वैल्यू क्यों ली भाई, 2 वैल्यू में तो काम हो जाता आपका, केवल 2 वैल्यू में ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, दोनों को मिलाते हुए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। ये बना दी मैंने स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तीसरा पॉइंट क्या काम करता है, अगर आप मान लिया जाए ये वाला पॉइंट नहीं भी बनाते तो काम हो जाता ना। तीसरा पॉइंट करता है हमारा क्वेश्चन का वेरिफिकेशन। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में, एक सीध में अगर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि भैया हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर एक भी पॉइंट अगर इस लाइन के आउटसाइड जाता है तो आप समझ जाना कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसको आप चेक कर लो, एक चांस आपको मिल गया, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसका ग्राफ बनाया हमने, x + y = 2 का, नहीं 5 था ना, = 5। और दूसरा कौन है, 2x + 2y = 10। दोनों लाइन का ग्राफ क्या होगा, एक के ऊपर से एक ही जाएगा। आप चाहो तो और एक लाइन आप ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, जिससे आपको पता चले कि अच्छा हमने 2 लाइन खींची है भाई, यहाँ से 2 लाइन खींची है और दोनों क्या है, कोइंसाइड लाइन है। तो ये बातें हमने यहाँ पर लिख दी कि हेंस बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया, कंसिस्टेंट है लेकिन मेनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम, मतलब प्रैक्टिस मस्ट है भैया। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना फ़ायदा होगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और फेमिलियर होना, आपको चैप्टर के साथ फेमिलियर होना है। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहां पर देखना, x - y = कितना, 8, और 3x - 3y = कितना है, 16। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। x और y के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 तो है ही भाई यहाँ पर, है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन
लिख दिया हमने, चलिए ठीक है। हम यहां पर बोल सकते कि हेयर क्या हो गया, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 3, है ना ये। और B1 डिवाइडेड बाई B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू कितना है, -1 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 डिवाइडेड बाई 3। और C1 डिवाइडेड बाई C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16। याद रहे कि ये दोनों वैल्यू या तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए या तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। दोनों केस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। एग्जाम में जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में दे देते, एक राइट हैंड साइड में दे देते। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 यानी कि 1/2। मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे तो हो क्या रहा, यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, बिल्कुल सही बात है। इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, सही बात है क्या। अरे ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्या। अरे ये 1/3 है, ये भी 1/3, दोनों इक्वल है। अरे 1/2 है, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन बनेगी इसकी, पैरेलल लाइन बनेगी ऐसी, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। और जब पैरेलल लाइन बनेगी रेल की पटरी के जैसी, बिल्कुल पैरेलल, कहीं पर मुड़ेगी भी नहीं और सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और कहीं पर एक दूसरे से नहीं मिलेगी। चाहे आप इनफाइनाइट तक इधर बढ़ा दो, चाहे इनफाइनाइट तक इधर बढ़ा दो, कभी नहीं मिलेगी एक दूसरे से, हाँ। और जब मिलेगी नहीं तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं इसका। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो हेंस सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट एंड हैव अ नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट है तो कभी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। और जब दोनों पैरेलल है तो इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक, तो आप नोट कर लो, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्लियर बोला है क्वेश्चन में। और वैसे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कर भी क्या लोगे, दोनों तो पैरेलल ही है ना। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन वही सेम, क्या बोला है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सुनो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई समस्या नहीं है हमें, या तो आप चाहो तो दोनों को राइट हैंड साइड में कर दो। अगर आपको अटपटा लगता कि नहीं सर आपने तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई क्वेश्चन कराया नहीं, तो दोनों को उठा के राइट हैंड साइड में कर दो। चलो मैं कर देता हूँ। ये -6 भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये -4 भी उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो गई, इक्वेशन 1, और ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। अब देखिए हेयर A1 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 डिवाइडेड बाई 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1/2। B1 डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू क्या आ गई, B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -1/2। मुझे एक बात बताइए कि दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर C1 बाई C2 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इसी से पता चल जाता कि दोनों इक्वल नहीं है। सो क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। हेंस सिस्टम हैज क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसा हमने यहां पर बता दिया। समझ में आई क्या बात, तीन ही तो कंडीशन है भाई पूरे चैप्टर में इतनी सी बात याद रखना आपको कि 3 कंडीशन है,
3 कंडीशनों को ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है आपका किस कंडीशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतनी मेहनत तो करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, और कैसे याद रखना है मैंने बेसिक में बताया है, कोई ज़्यादा टफ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। अब देखिए आपको पता चल गया कि इनके जो ग्राफ बनेंगे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों लाइन का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, ये तो बात क्लियर हो गई। और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। हाँ ये बात सही है। हाँ चलिए ठीक है, पहले क्या करता हूं मैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन 1 को ले रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इक्वल के इधर केवल एक वेरिएबल को रहने दो, बाकी उधर शिफ्ट कर दो। तो मैं y को इधर रहने देता हूँ, 2x को उधर कर देता हूँ, तो 6 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है। और टेबल कैसा बनाओगे, तो टेबल बनाएंगे 2 पार्टीशन बीच में से रखेंगे और इसकी 3 वैल्यू चाहिए, मतलब 4 कॉलम बनाएंगे हम। ये हो गया एक कॉलम, ठीक है, और इसी के ये दूसरा कॉलम, और ये ऐसे 4 कॉलम हो गए भाई, ठीक है ना। ऐसे क्या करना है आपको, 4 कॉलम बनाना है। और ऐसा कितने बार करना है, 2 बार करना है। ऐसा कितने बार करोगे, 2 बार, ठीक, 2 बार करेंगे। तो इधर मैं अभी कर देता हूँ इसको। अब देखिए इसको और ऊपर शिफ्ट कर दूं क्या, जगह की दिक्कत नहीं जाना चाहिए, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ऐसे 2 बार करना है। x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। x की वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्या रखूँ बताओ, 0 रख दूँ क्या। x की वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा 6। देखिए ना, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 0 और 6 माइनस 0 6। और x की वैल्यू अगर 2 रख दी जाए तो 2 2 जा 4, देखिए ना, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। x की वैल्यू अगर 2 रख दी जाए तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 और इज इक्वल टू 2। यानी कि x की जगह अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा x की वैल्यू अगर 3 रख दी जाए तो, या 4 रख दो। अरे ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या रखोगे, 4 रख देता हूं मैं। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये 3 वैल्यू हमें यहां पर मिल चुकी है। अब एक काम हो चुका है। अब दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं अगेन, बाय इक्वेशन 2। क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मुझे एक बात बताओ कि तीनों टर्म किसी नंबर से डिविजिबल है क्या। तो डिविजिबल है तो पहले डिवाइड कर दिया करो। क्यों, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 2x, माइनस ये 2 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा 1y, क्या हो जाएगा 1y, और इज इक्वल टू ये भी 2 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। फिर से और एक बार, इसको 2 से डिवाइड करके तो 2 टाइम, इसको 1 टाइम और ये 2 टाइम हो जाएगा। ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें क्या करना है, या तो y की वैल्यू x की टर्म में लाना है आपको, x की टर्म में, या x की वैल्यू y की टर्म में लाना है। आई बात समझ में। तो बड़ा सिंपल सा काम दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा काम दिखाई दे रहा। मैं क्या करता हूँ, y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो 2x माइनस 2, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। आया समझ में। y गया इधर तो माइनस y है तो प्लस y हो गया, और 2 इधर गया तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y। फिर ऐसा करके लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2। अरे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2 हो गया कि नहीं। अगर x की वैल्यू 2 रख दी जाए तो 2 2 या 4 माइनस 2, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 4 रख दी जाए
तो 4 2 जा 8 और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6। बस हो गए ना, 3 वैल्यू काफ़ी है। आया समझ में? 3 वैल्यू काफ़ी है। अब ग्राफ पर इसको लोकेट करना है, ग्राफ पर हमें दिखाना है, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पर हम इसको दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे भाई? ये लो ग्राफ पेपर बना दिया मैंने। तरीका आपको मालूम है कि कैसे दिखाना है, हाँ? कैसे दिखाया जाता है इसको? कैसे दिखाया जाता है? एक तो वर्टिकल लाइन खींच दी जाती है, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाती है। ये खींच दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 4 है। तो 4 को दिखाना बड़ा सिंपल काम है, 4 को दिखा सकते हैं हम, क्योंकि 4 सेंटीमीटर होना चाहिए इधर। और y में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 भी इधर दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखा सकते तो इसको इधर उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको मान लिया जाए कि 12 x में 12 दिखाना होता तो आप क्या करते? ये y को इधर बना देते ताकि x का ये 12 सेंटीमीटर आपको मिल जाए ऐसा, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको ये बात मालूम है क्या कि भाई जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? ये यहाँ पर कर रही है, तो ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स, और इधर क्या लिखा जाता है? एक्स डैश। ये दिखाना है एग्जाम में भी। और ये वाई, और ये क्या हो गया? वाई डैश। जिधर डैश लगा हुआ है वो नेगेटिव, और जिधर डैश नहीं लगा है वो पॉजिटिव। मतलब ये एक्स में पॉजिटिव, ये एक्स में नेगेटिव, ये वाई में पॉजिटिव, ये वाई में नेगेटिव, ठीक है। अब सिंबल्स बना देंगे हम। 1 2 3 4, एक एक सेंटीमीटर पर 5 6 7 8, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसा। अब देखिए आपको क्या करना है? ये सारे पॉइंट को आपको दिखाना है। 0,6, एक्स में 0, एक्स में 0 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और y में 6 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगाना है, उसके आसपास ऐसा सर्कल बना देना है ताकि क्लियर दिखे। और इस पॉइंट का नाम क्या है? पहले x की वैल्यू रखी जाती है, फिर y की वैल्यू रखी जाती है। 0,6, 2,2, एक्स में 2 और y में भी 2। एक्स में 2 यहाँ पर है और y में 2 ये यहाँ पर हो गया ना, y में 2, दोनों को मिलाएंगे तो 2,2। भाई एक्स में 2 और y में 2, दोनों को ऐसा मिला दो। 4,2, एक्स में 4, 1 2 3 4 और कामा 2, 2 नहीं आएगा ना क्या? 4 अगर रखा तो 8, तो -2 था ये ना, ये कितना था? -2, ठीक है। ये -2 कैलकुलेशन में -2 आया था, हम लिखने में गड़बड़ हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 1 2 3 4 और -2 ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4,-2, ऐसा। अब तीनों एक ही लाइन पर मिलना चाहिए, और अगर तीनों एक लाइन पर मिल गई तो खुश हो जाना आप। क्या? फिर खुश होने वाली बात है कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूरा सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि तीनों पॉइंट एक दूसरे पर मिल गए। अगर आपने कई बच्चे लेते हैं केवल 2 ही पॉइंट लेते हैं, और अगर 2 पॉइंट है तो कभी भी मिलेगी। अरे 2 पॉइंट कहीं पर बनाओ तो वहाँ से तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन 3 से जाए ये गारंटी नहीं होती ना। तो 3 से अगर स्ट्रेट लाइन पर ही है तीनों पॉइंट, तो ये गारंटी है कि भैया हमारा क्वेश्चन अब सही है। एक्स में 0। अब दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन कौन सी थी? ये पहली इक्वेशन थी 2x + y, 2x + y = 6, है ना, 6 था, हाँ ठीक है। अब दूसरी बना रहा हूँ मैं, 0,-2, एक्स में 0 ये यहाँ पर है और y में -2 ये यहाँ पर है, 0,-2। अगला 2,2 को तो हम ऑलरेडी पहले से ही दिखा चुके यहाँ पर। और 4,6, एक्स में 4, 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर 4,6।
और तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन पर मिलना चाहिए, और नहीं मिली तो आप समझ जाना कि कहीं तो गड़बड़ है भाई। हैं, अगर नहीं मिली तो कहीं तो गड़बड़ है, और मिल गई तो खुश हो जाओ, है ना, खुश हो जाओ कि हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है। और ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, 4x - 2y, 4x - 2y इज इक्वल टू 4, ऐसी। तो दोनों इक्वेशन बना दी ना हमने, और हमको पहले से ही पता चल रहा था कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, जहां पर ये दोनों मिल गई है, जहां पर दोनों मिल गई है तो क्या करो, जहां पर मिल गई है वहां पर क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पर, और यही से परपेंडिकुलर डालो y एक्सिस पर। डाल दिया तो x में कितना आ गया 2, और y में भी कितना आ गया 2, तो ये हो गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू भी 2, और ये हो गया इसका आंसर। बस यही चीज़ आपसे पूछी गई है। सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हमें पहले से मालूम था। चलिए ठीक है, मज़ा आ रहा है मेरे ख्याल से ना। अब आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है। सारा सब में एक ही चीज़ बोली है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में 4th पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि मैं इसको क्या करता हूँ, उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x - 2y और इज इक्वल टू 2, है ना, ये 2 उधर चला गया। 4x - 4y इज इक्वल टू 5, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब देखिए हेयर a1 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, तो 2 डिवाइडेड बाई 4। b1 डिवाइडेड बाई b2 की वैल्यू कितनी है, तो -2 डिवाइडेड बाई -4। एंड c1 डिवाइडेड बाई c2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, और यहाँ पर 2/5 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों क्या हो रहा बताओ, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। भाई ये दोनों तो एक जैसी है, लेकिन ये उसके जैसी नहीं है, और जब नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी। अरे एक लाइन जाएगी और ऐसी ही कहीं उसी के पैरेलल दूसरी लाइन चली जाएगी, और जब पैरेलल लाइन जाएगी तो आप बोलोगे कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। हेंस सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में, तो इसका क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो काय के लिए मेहनत करें हम, जबरन ही ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें बोला भी है कि जब कंसिस्टेंट रहेगा तभी ग्राफ बनाना है, सही बोला इनने, क्योंकि इनकंसिस्टेंट रहेगा तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। मतलब दोनों पैरेलल लाइन रहेगी, एक दूसरे को टकराएगी नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो हम अगली क्लास में करेंगे। और मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।